भाई साहब जरा एक चीज ये बताइए, जो जो कोलसे पाटिल साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि गवई साहब एक काम कर दें, सिर्फ एक काम कर दें, वो कुछ इस तरह का कुछ कानूनी वो बना दें कि जजेस का पोस्ट रिटायरमेंट वो नहीं होगा। करेंगे तो प्रो बोनो करेंगे भाई, और सरकार पैसा दे ही रही है, अपना ऐसे ही आप करिए, आपको देश के लिए भी कुछ काम करिए, आप ऐसा क्यों हर चीज में पैसा। क्योंकि अगर गवई साहब ये काम कर गए तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं तो हर आदमी रिटायरमेंट के बाद उसकी गाड़ी पार्क कहाँ पे होगी, वो एक खटारा जो हो चुकी होती है, हम सब लोग खटारा हो रहे हैं, हम लोग का खटारा पार्क किस जगह होगा, उस पार्किंग लॉट को खोजने लगता है, बढ़िया पार्किंग लॉट मिल जाए, उसपे दो वो भी हो, गाड़ी भी हो, घोड़ा भी हो, पैसा भी हो, ये भी हो, सब तो पार्किंग लॉट की समस्या खत्म हो जाए। मैं मेरी एक दर्शक हैं, उनका मैं जवाब आपसे पूछ ले रहा हूँ, और वो स्पेसिफिक चीज पूछ रहे हैं, और आप वकील हैं इसलिए आपसे जरूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर एक क्लास के एग्जाम में कोई स्टूडेंट चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उस स्टूडेंट को बाकी स्टूडेंट सजा नहीं दे सकते। अगर जज साहब पकड़े गए हैं तो बाकी जज साहब लोग मिलके उनके बारे में कैसे तय करेंगे? प्रिंसिपल या टीचर ही सजा दे सकता है। और इसलिए जो ये जजमेंट वाला मामला है, इसमें लेजिस्लेटिव ही डिसाइड करना चाहिए कि इनका क्या किया जाए। ये आपस में मिलके, जब तुम्हारा ही साथी पकड़ा गया है जिसको तुम ओथ लेके तुम ब्रदर जज कर रहे हो, तो ये ब्रदर के साथ ये जो जो दो तरफा व्यवहार है उस पर भी एक टिप्पणी। लेकिन ये एक बहुत स्पेसिफिक चीज है कि जजेस कैन ओनली बी, मतलब उनका ट्रायल या उनका चीज केवल लेजिस्लेचर कर सके, उनको जजेस के हाथ से निकाल देना चाहिए। लॉ ऑफ द लैंड तो मैं हरदम कहता हूँ, एफआईआर तो होनी चाहिए थी इस पूरे प्रकरण पे। के राय साहब, आपकी टिप्पणी। जी धन्यवाद। पोस्ट रिटायरल एंगेजमेंट का जहां तक बात है, 1993 में जस्टिस वेंकट चलैया ने यह सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि मैं अपने जिंदगी से यह नजीर प्रस्तुत करना चाहता हूं कि रिटायरमेंट के बाद मैं कोई भी सरकारी पद स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने ऑल इंडिया चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस बुलाकर 14 या 16 पॉइंट का एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी किया था और ये कहा था कि, और उसमें वो सारी शर्तें थी। जस्टिस को कुलसे पाटिल साहब का जीवन तो उसी तरह का है, हरमिट का जीवन है, एक साधक का जीवन है कि जज को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसमें वो सारी बातें थी कि जज को बहुत सारे सामाजिकता के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, शादी ब्याह और फीता काटना उद्घाटन करने जैसे समारोहों में नहीं जाना चाहिए, अपने घर पे बहुत लोगों को इंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज की निगाह सबसे ज्यादा संवेदनशील काम है न्याय देना, और न्याय देने वाले का के तुला में जरा सा भी किसी भी तरह का जुम्बिश नहीं दिखना चाहिए। वेंकट चलैया साहब ने कोई पद नहीं लिया, एनएचआरसी का वो चेयरमैन हो गए थे, वो एक दूसरी परिस्थिति थी। उस समय जो कानून मंत्री थे जेटली साहब ने कहा था कि पोस्ट रिटायरमेंट एंगेजमेंट के चक्कर में रिटायरमेंट होने के साल 2 साल पहले से जजेज लोग चक्कर लगाने लगते थे। मुझे याद है कि इलाहाबाद के सर्किट हाउस में हम लोग के पीयूसीएल के अध्यक्ष थे जस्टिस रामभूषण मेहरोत्रा और सीनियर एडवोकेट रवि किरण जैन के साथ मैं सीजीआई रिटायर्ड थे जेएस वर्मा साहब, उनसे हम लोग मिलने गए थे अपने राज्य मानवाधिकार आयोग को लेकर। उन्होंने खुद कहा कि बड़ी मुसीबत की बात है कि हाईकोर्ट के जजेज हमारा रिटायरमेंट के साल भर पहले हम लोग के यहाँ आकर चक्कर काटते हैं और उम्मीद करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद उनके लिए कुछ एक अच्छा सुंदर आरामदेह जगह हम उनको सुनिश्चित करेंगे। तो जेटली साहब ने कहा था कि ये उनके जजमेंट में भी दिखाई पड़ने लगता है। रिटायरमेंट के साल 1.5 साल पहले उनके जजमेंट भी सरकार का फेवर करने लगते हैं और ये बहुत खतरनाक संकेत है। इन्होंने जरूर कहा, ये अच्छी बात कि कई जस्टिस गवई ने, लेकिन जस्टिस गवई साहब यहाँ तक तो सही है कि उनके जीवन का जो निर्माण है वो अम्बेडकर साहब के कारण संभव हुआ। बाबा साहब न होते जैसा वो कहते थे तो मैं आज इस कुर्सी पर न बैठता, क्योंकि वो वहां पे एक छोटे से कस्बे के छोटे से बस्ती में और साधन विहीन सुविधा विहीन उनका बचपन बीता, छात्र जीवन बीता, जो कि बाद में उनके पिता एक बड़े नेता थे, बहुत सारे पदों पर रहे हैं। लेकिन गवई साहब की असली परीक्षा है कि अंबेडकर साहब ने तो इस कुर्सी पर बैठा दिया आपको,
अब अंबेडकर साहब के वसूलों पे आप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये आपको साबित करना है। मुझे बहुत अफसोस है, जस्टिस पाटिल साहब के सामने कहने में मुझे मेरी हिम्मत नहीं कर रही है क्योंकि ये उसी बैकग्राउंड के जज हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी लॉयर्स चैम्बर का उद्घाटन हुआ, बहुत भव्य समारोह था जिसमें गवई साहब भी थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड और सिटिंग जजेस भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, और भारत के कानून मंत्री ने डायस पर माननीय योगी जी भी थे। और हम लोग इसको अपोज भी कर रहे थे कि जिस मुख्यमंत्री के खिलाफ 36 क्रिमिनल केसेस हो और जो स्टेट का हेड हो और स्टेट ही मुख्य लिटिगेंट हो, सरकार का ही पक्षकार होती है और जजेस को सुनना पड़ता है, तो बेहतर होता गवर्नर साहिबा आई होती और चीफ मिनिस्टर साहब ना आते, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इनके साथ डायरेक्ट शेयर नहीं करना चाहिए। वहां पे भारत के कानून मंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री जी को कहा कि उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्री हैं योगी। उसके बाद तो साहब जजों की तरफ से उनको शक्तिशाली कहने की झड़ी लग गई और सीजीआई साहब भी बैठे थे। हमने कभी नहीं सुना था कि एक सिटिंग सीजीआई बैठे हों और एक चीफ मिनिस्टर बैठे हों और चीफ मिनिस्टर को शक्तिशाली महाशक्तिशाली महाबली बनाया जा कौन से पाटिल साहब रहा। कुछ राय साहब कौन से पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कौन से पाटिल साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। हो गया। राय साहब, गवई ने कहा कि शक्तिशाली है। राय जी साहब, जी अनम्यूट करिए, राय साहब अनम्यूट करिए। उन्होंने अप्रूव किया उस बात को, कानून मंत्री ने कहा। कानून मंत्री ने कहा, गवई ने अप्रूव किया, वो क्या किया? जी हाँ, माना उन्होंने मंच पर उन्होंने माना। नहीं, मंच पे सीएम पावरफुल है देश में सबसे सिविल, ऐसे गवई ने कहा क्या? गवई ने उस चीज को उसकी तस्दीक किया, उसको स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसा मैं वो हाँ मैं कौन से पाटिल साहब, मैं अपने ऑफिस में कह रहा हूँ कि उसका पेपर का वो निकाल के अगर अभी मिल जाता है तो अभी 2-4 मिनट में उसको मैं चलवा देता हूँ। इट इज अनफॉर्चुनेट। ओके हाँ नहीं क्योंकि नहीं मैटर फॉर रिकॉर्ड, नहीं मैटर फॉर रिकॉर्ड वो रहना चाहिए। मैं ऑफिस में अनफॉर्चुनेट की कहानी यहाँ नहीं खत्म हो रही है। अनफॉर्चुनेट तो सबसे अभी जो आज बहस चल रही है, 2 जजों को आपने इम्पीचमेंट के चौखट पे लाके खड़ा कर दिया है, जस्टिस वर्मा और एक जस्टिस शेखर यादव। और धनखड़ साहब जी जो संविधान के ऊपर पैर रख के खड़े रहते हैं एज ए गवर्नर वेस्ट बंगाल, उन्होंने संविधान की धज्जी उड़ा दी। एक चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को तहस नहस करने, उलट पलट करने के लिए दिन रात एक कर दिया था। धनखड़ साहब सचिवालय से चिट्ठी जा रही है कि साहब इन हाउस आप इंक्वायरी न करिए। ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस गवई ने इसको मान कैसे लिया? एक राज्यसभा के उपसभापति को या भारत के उपराष्ट्रपति को संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में यह शक्ति दी गई है कि वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी भी तरह का दिशा निर्देश दे सकता है? संविधान में भी, जजेज इंक्वायरी एक्ट में भी इन हाउस इंक्वायरी का कोई प्रोविजन नहीं है। जज मेड प्रोसीजर है और ये जरूरी भी है ताकि प्रथम दृष्टया पता चल जाए कि लगाए गए आरोपों में कितनी सत्यता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में जब रिपोर्ट आ गई, उसमें बहुत एक्सपर्ट थे, उसमें बताते हैं जो ऑनरेबल महिला जज थी वो साइबर लॉ के एक्सपर्ट थी। उन्होंने सारे इनके टेलीफोन, इनके ईमेल और इनके सारी चीजों का तथ्यात्मक अन्वेषण किया, विवेचना किया। तो उस आधार पर वो रिपोर्ट उन्होंने यशवंत वर्मा जी को भेजा, यशवंत वर्मा जी का जवाब लिया, उसके बाद उनसे कहा इस्तीफा दे दीजिए। नहीं हुआ तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज दिया फॉर इम्पीचमेंट। ऑनरेबल जस्टिस शेखर यादव के संदर्भ में इन हाउस इंक्वायरी तो सिर्फ यही देखने के लिए, तो ये तो मामला जटिल था, नोट का बंडल था, किसका था, कितना नोट था, लेकिन ये तो मात्र एक स्पीच था इलाहाबाद हाईकोर्ट के परिसर में, विश्व हिंदू परिषद के मंच पर, उसका जो अधिवक्ता मंच है, जस्टिस शेखर यादव की एक स्पीच थी। इसमें कौन सा ऐसा
साइबर साइंस जानने की जरूरत है कि वो जो स्पीच है वो उनकी थी कि नहीं। बस इतना ही तो जानना है कि जो आप बोल रहे हैं आप ही बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। तो कैसे जस्टिस गवई, इसका मतलब जस्टिस गवई क्या किसी राजनीतिक दबाव के अंदर काम कर रहे हैं? क्या वो न्यायपालिका के स्वतंत्रता का झंडा लेकर चलने में अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं? क्या वो जो जो बिब्लिकन या ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हमारी न्याय की देवी के आंख में पट्टी बांधी गई है, वो इसलिए बांधी गई है ताकि दोनों तराजू बराबर से रहे। तो एक तराजू तो जसवंत वर्मा जी बैठे हुए एकदम जमीन पे गिरा जा रहा है, एक तराजू जिसपे दूसरे वाले जज सब बैठे वो आसमान में चढ़ा जा रहा है। वो इसलिए सर मैं बता दूं आपको कि जब ये प्रकरण उठा तो आरएसएस के सारे आनुषंगिक संगठनों ने, अधिवक्ता परिषद ने, बार एसोसिएशन ने, सबने इनका पक्ष लिया, खुलेआम पक्ष लिया जस्टिस शेखर यादव जी का, और कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। और उसकी पराकाष्ठा तब हुई जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जस्टिस शेखर यादव जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा, और ये सच है जो उन्होंने कहा। इसलिए कि जो न्याय मीमांसा है, जो न्याय दर्शन है, जो अंबेडकर साहब का है, ये उन्हें नहीं स्वीकार है आरएसएस के लोग और भाजपा। इनको तो मनुस्मृति वाला दर्शन स्वीकार है, जिसमें कि एक दलित है, एक पिछड़ा है, एक आदिवासी है, और कुछ लोग जो उच्च जातियों के हैं वो उनका वर्चस्व चलेगा। यही तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक की मर्जी का ये देश नहीं है, बहुसंख्यक की मर्जी से चलेगा। यही तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे तो नैतिक शिक्षा सीखते हैं, बड़े ही कोमल हृदय के, बड़े अहिंसक होते हैं, और तुम लोगों के बच्चे सुबह से ही मुर्गी काटना देखते हैं, बकरा काटना देखते हैं, खून देखकर उनके अंदर हिंसक विचार पैदा होते हैं। तुम्हारी बीवी, तुम लोग 4 भी शादी करते हो, हम लोग एक शादी करके उसको निभाते हैं। तुम लोग हलाला करवाते हो, हम लोग ये नहीं, हम लोग क्या स्त्रियों ने सती किया है। तो यही तो बता रहे हो साहब। मैं भी ये सवाल कर रहा हूँ कि कौन सा इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पेंडिंग है? 55 संसद सदस्यों के दस्तखत किया हुआ एक मोशन धनखड़ साहब के हाथ में पकड़ा दिया गया, और 6 महीने से उनके अदालत में पर्याप्त लेखपाल नहीं है, पर्याप्त अमीन नहीं, पर्याप्त कानूनगो नहीं है कि उनके दस्तखत की, उनके खाता की और उनके चेक की और उनके खेत की जांच हो सके। इम्पीचमेंट मोशन कहाँ कैरी हो रहा है, कहाँ आगे बढ़ रहा है? अभी तो वो वहां के डस्टबिन में पड़ा हुआ। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं हमारे देश के उपराष्ट्रपति 6 महीने से, जब एक आदमी के दस्तखत को बता रहे हैं 2 जगह दिख रहा है, एक आदमी के दस्तखत।